डेट है आज 17 मार्च 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है मैन पैड्स। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मैन पैड्स, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो इमेज में देख रहे हो आप, ये है मैन पैड्स। ये एक मिसाइल सिस्टम है जो एक सैनिक अपने कंधे पे रख के लॉन्च कर सकता है और किसी भी हेलीकॉप्टर वगैरह को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये मिसाइल है और ये पूरा मिसाइल सिस्टम है जिससे होके जा रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने, ये अमेरिका का सिस्टम है, अमेरिका का मिसाइल सिस्टम है मैन पेड। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अभी अप्रूवल दिया है, अनुमति दी है कि वो $200 मिलियन आर्म्स मतलब हथियार वगैरह, वीपन्स वगैरह, इतने का पैकेज यूक्रेन को देगा। क्योंकि रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है तो यूक्रेन की सहायता के लिए ये कुछ हथियार देगा जिसमें मैन पैड्स भी हैं, ये सिस्टम भी देगा। ये शॉर्ट रेंज सिस्टम है, कम दूरी तक की इसकी रेंज है और लाइट वेट है, कम वजन है इसका, और पोर्टेबल है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी से ले जाया जा सकता है। और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, सरफेस पे रह के एयर में इसके किसी भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या किसी हेलीकॉप्टर को, एयरक्राफ्ट को इससे नष्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये है जो सिस्टम लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को ये टारगेट करता है। और ये सिस्टम बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि इससे कोई मिलिट्री टैंक है उसको भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे मान लो मिलिट्री टैंक होते हैं जिनसे गोला बारूद निकलता है, लड़ाई में काम आने वाले, ऐसे मिलिट्री टैंक, उनको भी नष्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इसके थ्रू। कोई भी सोल्जर इसे अपने कंधे पे रख के चला सकता है। इसे ग्राउंड व्हीकल पे, किसी जो मिलिट्री की गाड़ियाँ होती हैं उन पे रख के भी चलाया जा सकता है, या इसे किसी हेलीकॉप्टर से या बोट से, नाव से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसका जो वज़न है वो 10 to 20 किलोग्राम होता है और इसकी जो लंबाई है वो 1.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होती। लाइट वेट होता है, इसलिए इसे सोल्जर अपने कंधे पे रख के चला सकता है और इसके लिए कोई ख़ास तौर पे कोई ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, लेस ट्रेनिंग चाहिए होती है इसको चलाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। मैटरनल मोर्टिलिटी का मतलब होता है माता की मृत्यु जन्म के दौरान। जब बच्चे को जन्म दे दिया जाता है उसके दौरान जो माताएं मर जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उसी रेट को, अनुपात को बोलते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो या रेट। ये देखो भाई साहब, 1 लाख वूमन पे निकाला जाता है। 1 लाख महिलाओं ने जब जन्म दिया बच्चे को, उनकी डिलीवरी हुई, तो कितनी माताओं की मृत्यु हो गई, उस रेट को बोलते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो। हमारे इंडिया में ये 10 पॉइंट डिक्रीज हो गया है, डिक्लाइन हो गया, कम हो गया है, ऐसा अपनी रिपोर्ट में कहा है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने। अब ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया क्या है, कौन सा अधिकारी होता है, कौन सा ऑफिसर है भाई साहब? ये देखो, ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है ये 1961 में बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जो हमारा गृह मंत्रालय है उसने बनाया था और उसी के अंदर ये काम करता है। ये जो ऑफिसर है, एक अधिकार है भाई साहब, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, एक सेंसर कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं। इन दोनों को बनाया गया था 1961 में। किस लिए? जनसंख्या काउंट करने के लिए। सेंसस, हमारे देश में जो जनसंख्या काउंट करते हैं, सेंसस करवाते हैं, वो यही ऑफिसर करवाते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसर कमिश्नर ऑफ इंडिया। और सेंसस भी कंडक्ट कराते हैं, जनसंख्या की गिनती, और लिंग्विस्टिक सर्वे भी कराते हैं, भाषाएं हमारे देश में कितनी बोली जाती हैं उसकी सर्वे भी ये कराते हैं। और इसी ने ये रिपोर्ट जारी की है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने। ये जो हमारे इंडिया में MMR था, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो, वो देखो 10 पॉइंट डिक्लाइन किया है। 2016 और 18 में 113 ये था, यानी कि 1 लाख महिलाओं में 113 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी जब वो बच्चे को जन्म देती थी, 2016 से 18 के बीच में। लेकिन ये 2017 से 19 में, यानी कि 1 साल बाद ही ये हो गया है 103, यानी कि लगभग 8.8% डिक्लाइन कर गया है। और पॉइंट में नापे तो 10 पॉइंट कम हो गया है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। देखो, हर साल वुमन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता है क्वेश्चन, उसमें आपको कोट करना होता है, या मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के बारे में आता है, या हेल्थ से रिलेटेड आता है, तो उसमें आप ये लिख सकते हो। और देखो, पिछले कई सालों में ये जो डेटा है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, या
कंटिन्यूसली एक बार डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, इस तरह की स्टेटमेंट आती है। हर साल ऐसी स्टेटमेंट देता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो उसमें आपको याद रखना है। देखो 2014 से 16 में देखें तो 130 था, यानी कि 1 लाख महिलाओं में 130 महिलाएं मर जाती थी हमारे देश में। 2015-17 में 122 हुआ, घट गया। फिर 2016-18 में फिर ये 113 हो गया, यानी कि घट गया 122 से। 2017-19 में भी घट गया, 130 हो गया, यानी कि 103 हो गया। यानी कि कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। अगर स्टेटमेंट में यूपीएससी पूछे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कंटिन्यूसली हमारे कंट्री में डिक्रीज होता जा रहा है, उसका आंसर है हाँ, यस, वो स्टेटमेंट बिल्कुल राइट होगी। ये जो डिक्लाइन होता जा रहा है, ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। इसमें टारगेट रखा था कि 2020 आते आते ये हमें 100 तक लेके आना है, 100 पर लाख लाइव बर्थ, यानी कि जितने बच्चे जन्म लेंगे, 1 लाख महिलाएं जितने बच्चों को जन्म देंगी, उनमें से अगर मृत्यु होती है महिलाओं की तो 100 का टारगेट रखना है। ये 2020 तक का टारगेट है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है उसमें क्या है, ये 2030 तक आते आते 70 पर लाख लाइव बर्थ लेके आना है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने 2015 में ऐसे 17 गोल अडॉप्ट किए थे, जिनमें से एक ये भी है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये 70 तक लेके आना है पर लाख लाइव बर्थ 2030 तक। नंबर ऑफ स्टेट कितने जिन्होंने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है वो अभी अचीव कर चुके हैं 2030 से पहले ही, ये हैं 7 स्टेट, 5 से 7 स्टेट हैं। केरल है एक, जिसका है 30, यानी कि 1 लाख महिलाओं में 30 का ही सिर्फ MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी होती है, महिलाओं की मृत्यु होती है 30 की बस। महाराष्ट्र में 38, तेलंगाना में 56, तमिलनाडु में 58, आंध्रा में 58, झारखंड में 61, गुजरात में 70। यानी कि ये जो 7 स्टेट हैं ये ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है अचीव कर चुके हैं। और 9 स्टेट ऐसे हैं जो हमारा टारगेट था ना 2020 तक का कि 100 हमें हासिल करना है MMR, वो ऑलरेडी 9 स्टेट हमारे देश में कर चुके हैं। 7 तो वही हो गए ऊपर वाले, और 2 और हैं, कर्नाटक 83, हरियाणा 96। कुछ स्टेट ऐसे हैं भाई साहब जिनका बहुत ज़्यादा है, जिनमें मोर्टेलिटी रेट, जैसे उत्तराखंड में 101 है, वेस्ट बंगाल में 109 है, पंजाब में 114 है। देखो जिस जिस स्टेट से आप हो कम से कम उसका मोर्टेलिटी रेट तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप PCS की तैयारी भी कर रहे हो तो उसके लिए चाहिए, या इंटरव्यू में आपसे पूछ लेंगे भाई साहब, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जब जैसे मान लो इंटरव्यू चल रहा है आपका, आप सही सही जवाब दे रहे हो हर एक क्वेश्चन के, तो वो जो इंटरव्यू बोर्ड में आपका इंटरव्यूअर होते हैं ना, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो आपको अटकाने के लिए पता है क्या पूछते हैं, फिर फैक्चुअल डेटा पे आ जाते हैं वो, क्योंकि आप सही सही जब जवाब दे रहे होते हो। और 275 में से भाई साहब 275 नंबर को तो आपको दे नहीं सकते, वो देंगे नहीं, अटकाना तो होगा ही आपको किसी ना किसी पे। तो वो क्या करते हैं, फिर फैक्चुअल डेटा पूछना शुरू कर देते हैं, और फैक्चुअल डेटा पे ध्यान बहुत ही कम होता है बच्चों का, समझ रहे हो। तो ये जो जो आपका स्टेट का कम से कम एटलीस्ट वो आप याद रखो। उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में 114, बिहार में 130, उड़ीसा में 136, राजस्थान में 141, ये 100 से 150 के बीच में है। लेकिन 150 से भी ज़्यादा हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में 160 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है 1 लाख महिलाओं में जन्म के दौरान। मध्य प्रदेश में 163, उत्तर प्रदेश में 167, असम में 205, ये है रेशो 150 से ज़्यादा का। ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, यानी कि उनमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है। उत्तर प्रदेश में देखो 30 पॉइंट डिक्लाइन हुआ है, सबसे हाईएस्ट। फिर राजस्थान में 23 पॉइंट डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है, यानी कि बिहार में 19 पॉइंट कम हुआ, पंजाब में 15, उड़ीसा में 14 पॉइंट कम हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इसका इंटरेस्ट रेट वो फिक्स किया है कि लोन पे कितना देना चाहिए, इसके लिए बोला है। और इनसे कहा है कि आप ऐसा रेट्स ना रखें, इन्हें कैवियट विद ए कैवियट का मतलब होता है चेतावनी या सावधानी। इन्हें सावधान क्या है कि आप यूजुरियस का यूज ना करें। यूजुरियस का क्या मतलब होता है, यूजुरियस का मतलब होता है हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देना, किसी को कर्ज देना ज़्यादा ब्याज की दर पे, ज़्यादा ब्याज पे उसे कर्ज देना। तो ये ना करें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ऐसा बोला है RBI ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को।
ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, ये समझ लो भाई साहब बैंक ही हैं, लेकिन ये ऐसे बैंक हैं स्मॉल एंटरप्राइजेज को ये लोन देते हैं, छोटे उद्योगपति जो होते हैं। जैसे ये क्या है, इनकी पहले लिमिट थी 1 से 2 लाख तक का लोन दे सकते थे, ये कोलेटरल फ्री। कोलेटरल का मतलब क्या होता है, कोलेटरल का मतलब है कि कोई चीज़ गिरवी ना रखनी पड़े। जैसे जब आपका मान लो बैंक में अकाउंट है और बैंक से आप कर्ज लेने जा रहे हो, तो बैंक वाला ऐसा तो है नहीं भाई साहब आपको बिना किसी गिरवी रखे चीज़ के लोन दे देगा। वो कहेगा किस आधार पर मैं लोन दे दूँ आपको। आपने भाई साहब लोन नहीं लौटाया, कर्ज भाग गए आप, तो किसी ज़मीन के कागजात लेगा, घर के कागजात लेगा आपके, तब जाके वो लोन देगा आपको, समझ रहे हो। तो इसी तरह से जो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं ये कुछ भी कोलेटरल नहीं लेते, बिना कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन छोटे उद्योगपतियों को देते हैं और छोटा ही लोन देते हैं। 1 से 2 लाख तक की लिमिट थी, लेकिन ये लिमिट अभी इंक्रीज कर दी है, इसीलिए तो हम इसे पढ़ रहे हैं अभी जो नए चेंजेस किए हैं आरबीआई ने। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आप जान गए। 1 अप्रैल से नई गाइडलाइंस जारी होंगी, 3 लाख तक की लिमिट लगा दी है, अपर लिमिट। एनुअल इनकम जिनकी 3 लाख तक की है उन्हें ये कोलेटरल फ्री लोन देंगे। यानी कि देखो, ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा हाउस होल्ड जिनकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, उन्हें कोलेटरल फ्री लोन दिया जा सकता है माइक्रो फाइनेंस लोन के जरिए। और ये देखो 1 लाख तक का ही लगभग लोन देते हैं। पहले जो ये थी ना बोरोअर की लिमिट, उनकी इनकम, सालाना इनकम 1 लाख थी रूरल एरियाज़ के लिए, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई लोन लेने जा रहा है तो उसकी इनकम पर ईयर 1.2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। और अगर कोई अर्बन क्षेत्र में बोरोअर उधार करता है, उधार लेने जा रहा है, कर्ज लेने जा रहा है, तो उसकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा पर ईयर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये लिमिट 3 लाख तक बढ़ा दी, यानी कि जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख तक भी है वो भी कोलेटरल फ्री लोन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, और 1 लाख तक का लोन देती है लगभग ये जनरली। ये रिवाइज्ड जो नॉर्म है, नए नियम लागू किए हैं, ये इन बोर्ड को अप्रूवल देना होगा। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बोर्ड होते हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं इसका, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का। और इंटरेस्ट रेट पे भी सीलिंग रखनी होगी, जितना ब्याज आप लगाते हो उस पर सीलिंग रखनी होगी। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलोगे आप। ये सारे चेंज माइक्रो फाइनेंस लोन्स पे ये एप्लीकेबल होंगे। और जो ये इनकम है 3 लाख तक की रखी है, इसकी वजह से मार्केट अपॉर्चुनिटी एक्सपेंड होंगी। देखो 3 लाख तक की जब लिमिट रखी है, इसके दायरे में ज़्यादा आदमी आ जाएंगे, ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा वो कुछ मान लो इंडस्ट्री लगाएंगे, अपनी छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज या विलेज लेवल पे कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी भी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। और प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी, हमारे देश में डेवलपमेंट आएगा। तो इससे क्या है, मार्केट एक्सपेंड होगी और ज़्यादा। इसकी वजह से मार्केट में भी यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रोडक्ट आएंगे नए नए। यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है गैलियम नाइट्राइड। ये गैलियम नाइट्राइड प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये गैलियम नाइट्राइड ये मान लो एक मटेरियल है जो यूज होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान में, जो आपके मोबाइल हैं, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, ऐसे चीज़ों में, टीवी वगैरह में, इनमें यूज होता है। अभी एक सेंटर बनाया है इसलिए न्यूज में गैलियम नाइट्राइड। सेंटर कहाँ पे बनाया है, ये इंस्टीट्यूशन या सेंटर बेंगलुरु में बनाया है, कर्नाटक में बेंगलुरु में, जिसका फुल नाम है गैलियम नाइट्राइड इकोसिस्टम इनेबलिंग सेंटर एंड इनक्यूबेटर। ये सेंटर बनाया है किसने मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन, इस मंत्रालय ने मिलके बनाया। किसके साथ मिलके, IISc बेंगलुरु के साथ मिलके। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलुरु में है ये इंस्टीट्यूट। इसने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलके इसको बनाया है, सेटअप किया है, एस्टेब्लिश किया है। इसका टारगेट ये है हमारे देश में गैलियम नाइट्राइड का डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। गैलियम नाइट्राइड होता क्या है, ये भाई साहब इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। अगर देखते हैं तो इसमें गैलियम होता है एक और नाइट्रोजन होता है, गैलियम नाइट्रोजन होता है, इसकी वजह से इसको गैलियम नाइट्राइड बोलते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी है, देखो इसकी क्या क्या है, ये पॉज करके आप पढ़ सकते हो एक बार, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। वैसे गैलियम नाइट्राइड देखो, ये सिलिकॉन के बाद इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह में यूज होने वाला सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट मटेरियल है। सबसे ज़्यादा सिलिकॉन यूज होता है, उसके बाद ये गैलियम नाइट्राइड यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह में। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स मतलब जैसे मान लो आपका मेमोरी कार्ड होता है, या मान लो आपके मदरबोर्ड होता है लैपटॉप का, कंप्यूटर का, या आपके फ़ोन का।
जैसे कभी आपने फ़ोन, टीवी या कंप्यूटर खुले हुए देखे होंगे, हरी हरी सी प्लेट होती है ना, एक हरी हरी सी प्लेट, उसी को बोलते हैं मदरबोर्ड कंप्यूटर में। तो ये टीवी में भी होती है ऐसी प्लेट वगैरह, उनमें ये यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह में यूज होता है सिलिकॉन या गैलियम नाइट्राइड। ये नाइट्राइड है, सिलिकॉन है, ये क्या होते हैं, ये सेमीकंडक्टर ही होते हैं, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कई बार, और अलग से लेक्चर भी बना हुआ है इसका, साइंस एंड टेक की प्ले लिस्ट में देख सकते हो आप। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, देखो भाई साहब, कंडक्टर तो आप जानते हो क्या है, सुचालक बोलते हैं हिंदी में, और एक होता है इंसुलेटर जिसे बोलते हैं कुचालक, यानी कि जिनमें से बिजली पास हो जाए। जैसे मान लो लोहा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, जिनमें से बिजली पास हो जाए वो है कंडक्टर यानी कि सुचालक। यानी कि अगर आप एक तार उनका चांदी का, मान लो एक चांदी का, ये चांदी की रोड है, ये चांदी की रोड है, अपने चांदी का आप मान लो किसी के पास कुछ भी चीज़ है, एक पार्ट उसका जो आपके घर में बोर्ड होगा ना, उस बोर्ड में डाल के देखो, और एक तरफ से आप पकड़ लेना, आपको बिजली पकड़ लेगी भाई साहब, करंट मार देगी, आपको हो सकता है मृत्यु भी हो जाए, यानी कि इसमें से बिजली पास हो रही है। एक होता है इंसुलेटर, जैसे भाई साहब लकड़ी है, लकड़ी में से बिजली पास नहीं होती है, हाँ अगर गीली लकड़ी होगी तो होगी क्योंकि वो गीली हो गई है, सूखी लकड़ी में से नहीं बिजली पास होती है, प्लास्टिक में से पास नहीं होती, तो ये है इंसुलेटर। लेकिन जो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच वाला काम करे, मतलब बिजली तो पास करे, इतना ज़्यादा नहीं जैसे कंडक्टर करता है, और इतना कम भी नहीं, ना के बराबर जैसे इंसुलेटर करता है, तो इन दोनों के बीच वाला सिस्टम जो होता है उसी को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर के टाइप है, जैसे सिलिकॉन है, ये आपसे, जैसे अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड है या कोई किसी ने मान लो साइंस से पढ़ा है, तो उससे तो पूछते ही हैं इंटरव्यू वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन, और उनको तो खासकर पता ही होगा। इंटरव्यू में और किसी से भी पूछा जा सकता है, अगर मान लो ये जैसे न्यूज़ में चल रहा है सेमीकंडक्टर, तो करंट में चल रहा, तो आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में भी कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो सेमीकंडक्टर क्या है, उनके एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल पूछे तो जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम नाइट्राइड। तो ये गैलियम नाइट्राइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हाई हीट कैपेसिटी होती है, मतलब ज़्यादा हीट को ये रेजिस्टेंस कर सकता है, रोक सकता है, यानी कि ज़्यादा हीट पे भी काम कर सकता है। सेंसिटिविटी होती है इसकी टू आयोनाइजिंग रेडिएशन, लो होती है सेंसिटिविटी। फास्टर स्विचिंग स्पीड होती है इसकी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और लोअर रेजिस्टेंस, यानी कि कम रेजिस्टेंस होता है इसमें, विद्युत के प्रभाव को कम रोकता है। एप्लीकेशन क्या होती हैं, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि इसका यूज पूछा जाता है। बहुत सारे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते हैं जिनका यूज, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे प्रयोग होते हैं, ये पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। एक तो हम जान चुके हैं ये इलेक्ट्रॉनिक चिप में यूज होता है गैलियम नाइट्राइड, सेमीकंडक्टर है ये बिल्कुल, और ब्लू एलईडी में भी यूज होता है। एलईडी का मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड, ब्लू एलईडी, इसके बारे में इस साल यूपीएससी ने 2021 के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा, ब्लू एलईडी क्या है, और इसके बारे में लिखिए एप्लीकेशन वगैरह, यूज वगैरह। तो इसमें भी यूज होता है गैलियम नाइट्राइड। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 5G वगैरह में भी यूज होता है, 5G टेक्नोलॉजी वाली हमारे इंडिया में लॉन्च होने वाली है 5G। स्पेस वगैरह में, डिफेंस के जो सिस्टम है उनमें भी यूज होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के सिस्टम है उनमें यूज होता है। ई व्हीकल है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से चलने वाले वाहन हैं, कार, गाड़ियाँ, उनमें भी यूज होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन में भी यूज होता है गैलियम नाइट्राइड। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल मैथ्स डे 2022। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। हर साल 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स है, किसने लॉन्च किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, ये मैथमेटिक्स को प्रमोट करती है इंटरनेशनली, इसने ही ये लॉन्च किया था, और इसने ही सपोर्ट किया था इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। ये 2020 से स्टार्ट किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया गया था 14 मार्च 2020 को। उसके बाद ये बस तीसरा मनाया जा रहा है इस साल 2022 में। इससे पहले 14 मार्च को देखो पाई डे के रूप से सेलिब्रेट करते थे किसी किसी कंट्री में, बहुत सारी कंट्री में पाई डे वही वाला पाई आपने मैथ में पढ़ा होगा, ये वाला पाई जिसकी वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 होती है। 3.14 होती है, इसलिए देखो 3/14 यानी कि 14 मार्च, इसीलिए 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता था, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 है। इसी को लेके इस साल की जो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स की थीम है वो है मैथमेटिक्स यूनाइट्स। और हमारे देश में देखो मनाया जाता है मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे, अंतर्राष्ट्रीय तो अलग मनाया जाता है पूरे ग्लोब में।
और हमारे देश में जो राष्ट्रीय मैथमेटिक्स दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 दिसंबर को हर साल। और ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देखो भाई साहब, एक मैथमेटिशियन हुए थे, बहुत ही विशेषज्ञ थे मैथ के, श्रीनिवास रामानुजन। इनके बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये 22 दिसंबर को हर साल हमारे देश में नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये हैं भाई साहब श्रीनिवास रामानुज। 134वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी इस साल 2021 में, यानी कि पिछली साल दिसंबर 2021 में डॉक्टर रामानुजन की। इन्होंने भाई साहब अपनी 12 साल की उम्र में ही ना ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन गए थे। ट्रिग्नोमेट्री है ना, जो साइन कोस टेन, जिससे बच्चों को डर लगता है। 12 साल की उम्र में, सोचो 12 साल की उम्र में, यानी कि 6ठी-7वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन गए थे ये। और कुछ अपने नई नई थ्योरम, अपने अपने नए फॉर्मूले इन्होंने दिए थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, साउथ इंडियन मूवी भी है रामानुजन के नाम से ही, वो देख सकते हो आप, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी आपको, वरना देखने की ज़रूरत नहीं है। यही दिखाया गया है इनके बारे में, कितने ये यानी कि विद्वान थे। ऐसा कोई ऐसी स्टोरी है नहीं, बस इतना ही है उसमें जानने को, जो आपको जानने को मिल गया है। नेक्स्ट टॉपिक है यमुना रिवर पॉल्यूशन। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी इन्वायरमेंट में। रिसेंटली इसलिए न्यूज में है क्योंकि ये बताया गया है कि इसमें पॉल्यूशन कितना है। लगभग 3800 मिलियन लीटर ऑफ सीवेज पर डे। एक दिन में सीवेज का जो पानी है ना, जो निकलता है नालियों से, गटर से जो पानी आता है, गंदा पानी, वो लगभग 3800 मिलियन लीटर पानी, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। इतना पानी रिलीज किया जाता है, इतना पॉल्यूशन आता है, समझ लो किसमें, यमुना रिवर में हर साल, मतलब हर दिन, पर डे का डेटा है। ये किसने बताया? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया है। ये सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसने बताया है इतना आता है इसमें पॉल्यूशन। देखो ये 1300 किलोमीटर लंबी यमुना रिवर है, यमुना नदी, और इस नदी में सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन होता है ना, वो दिल्ली से आता है। नेशनल कैपिटल है हमारी जो राजधानी दिल्ली, वहाँ से ज़्यादा आता है इसमें, यानी कि आधे से ज़्यादा पॉल्यूशन तो दिल्ली से आता है इसमें। सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी तय करती है यमुना दिल्ली में, दिल्ली से निकल के होकर जाती है भाई साहब। ये जैसे हमारा हिंदुस्तान है, यमुना रिवर आपको पता उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से होते हुए थोड़ा हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में, फिर दिल्ली में, फिर इधर से होते हुए ये यमुना रिवर मिल जाती है आपकी। ये जो आ रही होती है आपकी गंगा रिवर, गंगा रिवर में मिल जाती है इलाहाबाद में जाके। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज है तो प्रयागराज बोलेंगे, प्रयागराज में जाके मिल जाती है, संगम हो जाता है इसका, कहाँ पे? इलाहाबाद में, प्रयागराज में, गंगा रिवर से। और इसमें बहुत सारी और ट्राइब्यूटरी भी मिलती हैं, यहाँ से मध्य प्रदेश से आती हैं बहुत सारी ट्राइब्यूटरी मिलती है, उत्तर प्रदेश से भी आती हैं कुछ ट्राइब्यूटरी रिवर, वो जाके इसमें मिल जाती हैं, तो वो भी देखेंगे हम। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं कि पॉल्यूशन कितना है इसमें। 20 किलोमीटर यानी कि दूरी तय करती है दिल्ली में, जस्ट 2% दूरी, यानी कि जितनी 1300 किलोमीटर के उसमें का लगभग 2% ही ये दिल्ली में है। लेकिन 98% पॉल्यूशन, यानी कि आधे से ज़्यादा का ही मतलब ये है कि 98% पॉल्यूशन यमुना का दिल्ली से आता है। कहाँ से? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, सीवेज से। एफ्लुएंट का मतलब होता है कचरा वगैरह, गंदगी वगैरह, यहाँ से आता है पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज से। क्यों होता है इसका पॉल्यूशन? और सारे रीजन जानते हैं। एक तो ये हमने पढ़ी लिया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हों दिल्ली में, गंदे पानी या कचरा वगैरह कोई साफ करते हैं तो वो प्लांट पॉल्यूटेंट, जो प्रदूषक तत्व होते हैं, इस रिवर में बहा देते हैं। पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज होता है, बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, वो भी अपना यहाँ सारा जो कचरा है इसमें बहा देती है नदी में। कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी होती हैं साथ में, उनसे आता है इसमें। हरियाणा में भी देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती हैं जिनसे एग्रीकल्चर वेस्ट या पेस्टिसाइड, जो कीटनाशक वगैरह हैं, वो बह के चले आते हैं यमुना में, इनसे भी पॉल्यूशन होता है। और जो रिवर ये है, यमुना रिवर है, इसका जो पानी है बहुत ही कम है, इसमें लो वॉल्यूम ऑफ वाटर है। इसकी वजह से क्या है, जो पॉल्यूटेंट अगर इसमें आते भी हैं तो वो यमुना रिवर का पानी इतना कम है कि उसे बहा के आगे नहीं ले जा पाता, तो इसकी वजह से क्या है, पॉल्यूटेंट यहीं पे जमा हो जाते हैं और इसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है, रेज हो जाता है। अब यमुना रिवर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी है। ट्राइब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी, जब एक छोटी नदी बड़ी नदी में मिल जाती है। गंगा रिवर के आगे तो यमुना रिवर भी छोटी नदी है, तो ये यमुना मिल जाती है गंगा में, तो गंगा की ट्राइब्यूटरी है। कहाँ से निकलती है ये? देखो उत्तराखंड में उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराकाशी जिला, वहाँ पे लोअर हिमालयाज है, जो शिवालिक हिमालय जो जिन्हें बोलते हैं लोअर हिमालयाज, वहाँ पे मसूरी रेंज है।
मसूरी की पहाड़ियाँ हैं। मसूरी एक एरिया भी है भाई साहब, घूमने के लिए लोग जाते हैं, सुना ही होगा आपने। आपको भी जाना पड़ेगा, जब आईएएस बन जाओगे तो ट्रेनिंग मसूरी में ही होती है। आईएएस आईपीएस जो भी बन जाओगे आप, सबकी पहले 3-4 महीने वहीं पे रहना पड़ता है। मसूरी रेंज में, मसूरी की पहाड़ियाँ हैं जो, वहाँ पे एक पीक है, चोटी है पहाड़ी की, जिसका नाम है बंदरपूंछ पीक। पीक मतलब पहाड़ी, बंदरपूंछ। बंदरपूंछ पे यमुनोत्री नाम का ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है ये रिवर। ये गंगा में जाके मिल जाती है, प्रयागराज में संगम हो जाता है इसका, उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश में ही गंगा से जाके मिल जाती है। यमुना रिवर की जो छोटी छोटी ट्राइब्यूटरी हैं, मेजर ट्राइब्यूटरी, वो हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो यही थे आज के टॉपिक इस लेक्चर में।